Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, मैं आशा करती हूँ आप अपने घर पे सेफ हैं, सुरक्षित और आपका जो काम करवाया जाता है डेली रूटीन से आपको कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे। जितना भी आपका रिवीजन वर्क चलता है, जितना भी आपका रिटर्न वर्क होता है, वो डेली की डेली आप उसको कंप्लीट कीजिए। क्लास 11th हिस्ट्री में हम बात करें तो हम रिविजन कर रहे थे चैप्टर 11 एंड दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस एंड दैट इज पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें मैंने आपको दो ऐसे कंट्रीज के बारे में बताया था जो अपनी कह सकते हैं कि एंशिएंट लोकेशन से बहुत ज्यादा आगे आए और जिन्होंने कह सकते हैं कि एक मॉडर्न कंट्री के रूप में आज प्रेजेंट टाइम में अपने आप को स्टेब्लिश किया हुआ है एंड दैट इज जापान एंड चाइना। जापान के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, उसके लोकेशन के बारे में, उसकी जो भी कह सकते हैं कि स्टेबल फूड वगैरह है, किस प्रकार से कौन सी डायनेस्टी वहां पर रूलिंग कर रही थी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट चाइना। चाइना के फिजिकल फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि माउंटेन्स एरिया है, लैंड एरिया ज्यादा है, जबकि जो जापान था वो क्या था कि चारों तरफ से द्वीप से घिरा हुआ एक कंट्री था। सो लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। हम देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट द चाइना। चाइना की टाइमलाइन देखते हैं कि चाइना की टाइमलाइन से मतलब है कि कौन सा वंश किस प्रकार से किस टाइम पीरियड के दौरान यहाँ पर आए, क्या क्या चेंजेस आते गए चाइना के अंदर और किस प्रकार से कह सकते हैं कि चाइना ने अपने आप को स्टेब्लिश किया। तो फर्स्ट जब हम अगर देखें तो 1644 से लेके 1911 तक, यानी कि 1644 से लेके 1911 तक जो टाइम पीरियड था यहाँ पर किंग डायनेस्टी रूल कर रही थी। इतने लंबे टाइम पीरियड तक, करीब करीब हम कह सकते हैं कि 150 से ज्यादा वर्षों तक, 200 से भी ज्यादा वर्षों तक यहाँ पर जो किंग डायनेस्टी थी उनका रूलिंग चल रहा था। अब धीरे धीरे जब क्या हुआ कि ये जो डायनेस्टी थी, ये वंश था, ये अपने आप को कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ढाल नहीं सका और धीरे धीरे चाइना में कह सकते हैं जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो धीरे धीरे कम होता गया, विकास भी बहुत कम होता गया और लोग कह सकते हैं कि इस वंश से लोगों को जितनी आशाएं थी वो सारी की सारी उनकी खत्म होती गई। तो उसके बाद हम बात करें 1911 की, 1911 में एक रिवॉल्यूशन हुई चाइना में 1911 में, जिसको लीड किया था सन्यात सेन ने। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सन्यात सेन ने मांचू जो कह सकते हैं डायनेस्टी था, राजवंश था वहां पर, उस वंश को हटाकर चाइना में रिपब्लिक लेके आए। उसके बाद कह सकते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एक बहुत बड़े कंट्री के रूप में अपने देश को डेवलपमेंट की तरफ वो लेके जाने वाले जो उन्हें सुधारों की आवश्यकता थी वो उन्होंने की। तो इसमें अगर हम बात करें 1839 से लेकर 60 तक तो 2 ओपियम वार हुए थे, 2 अफीम युद्ध हुए थे बिटवीन चाइना एंड इंग्लैंड। चाइना और इंग्लैंड के बारे में, अफीम युद्धों के बारे में हम बात करेंगे कि किस कारण से हुए थे, क्या रीजन था मेन इनका। तो इंग्लैंड क्या करता था कि जितने भी उसके कॉलोनी थे मेनली इंडिया में, इंडिया से क्या करता था कि वो यहाँ से अफीम की खेती किसानों से के ऊपर इस सारी शर्तों को थोपते थे और इंडिया में क्या करवाते थे कि किसानों के पास से जो अफीम थी उसकी खेती करवाते, उसको यहाँ से लेके जाते और चाइना में बेचते थे। अब चाइना की जो यंग जनरेशन थी तो उसके बारे में बात करें तो इसके ज्यादा, इतने ज्यादा कह सकते हैं कि आदी हो चुके थे कि उन्हें पूरी की पूरी जो उनकी यंग जनरेशन थी वो सारी की सारी नशे की गिरफ्त में आ चुकी थी। और यही एक कारण है कि चाइना ने जब इस चीज को देखा तो उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट कह सकते हैं अपने कंट्री में जो आयात निर्यात के उनके जो भी कह सकते हैं कि नियम कानून थे उन सभी को कह सकते हैं कि उनको हटाने की कोशिश की। और यही एक रीजन था कि दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो स्टार्ट हो गए। दोनों के बीच में जब संघर्ष की स्थिति शुरू हुई तो चाइना और कह सकते हैं जो इंग्लैंड था उनके बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और इन्हीं को नाम दिया गया था किस चीज का, अफीम युद्धों का, यानी कि ओपियम वार। और ये दोनों वार कब से कब तक हुए थे, 1839 से लेके और 60 तक। अब आगे बात करते हैं 1911 की, 1911 में उन्होंने स्टैब्लिश की, किन की बात करें हम, सन्यात सेन की। सन्यात सेन चाइना के लिए बहुत अच्छा एक रिफॉर्मर का काम करने वाले थे। सन्यात सेन ने रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र की चाइना में स्थापना की 1911 में मांचू राजवंश को हटाने के बाद। मांचू राजवंश बहुत लंबे टाइम पीरियड से जो कि चाइना के ऊपर कह सकते हैं रूलिंग कर रहा था। अब बात करते हैं किंग डायनेस्टी ऑफ चाइना फेल्ड
टू फेस द चैलेंजेस पोस्ड बाय वेस्टर्न पावर्स। मेन रीजन क्या था, लोग क्यों हटाना चाहते थे जो ये राजवंश चल रहा था इसको, क्योंकि ये फेल हो चुका था मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आगे अपने कंट्री को लीड करवाने में। और जो वेस्टर्न पावर थी, पश्चिमी जो ताकतें थी, वो सारी की सारी चाइना में एंटर करती जा रही थी और उनको फेस करने में, उनके जो चैलेंजेस थे उनको फेस करने में इन लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई कि ये वंश कह सकते हैं कि आगे रूलिंग करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। तो यही कारण है 1911 में डॉक्टर sun yat-sen के जो लीडिंग थी उसमें क्या हुआ कि वहां पे एक रिवॉल्यूशन हुई और उसके बाद वहां पर चाइना में रिपब्लिक की स्थापना हुई। अब बात करते हैं आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मांचू एम्पायर ए रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911 इन चाइना। और जब इस मांचू राजवंश को चाइना से हटा दिया गया तो वहां पर क्या किया गया, 1911 में रिपब्लिक को था वो स्टैब्लिश कर दिया गया। और लीड कौन कर रहा था इस चीज को, 1911 की जो क्रांति थी उसके बाद कंट्री को लीड करने वाले एक बहुत ही कह सकते हैं कि ग्रेट लीडर जिसको माना जाता है चाइना में, डॉक्टर sun yat-sen, वो आगे आए। अब बात करते हैं चांग काई शेक की। ये तो टाइम पीरियड हम बात कर रहे थे जो कह सकते हैं डॉक्टर sun yat-sen है वो। उसके बाद जो कोमिंगतांग उनकी जो पार्टी थी, जिस पार्टी को उन्होंने स्टैब्लिश किया था, उनके बाद उनको लीड किया किसके द्वारा किया गया, बाय चांग काई शेक के द्वारा। इनका टाइम पीरियड था 1887 से लेकर 1975 तक। वॉज द लीडर ऑफ कोमिंगतांग। कोमिंगतांग पार्टी स्टैब्लिश की गई थी sun yat-sen के द्वारा, जिसको उनके बाद लीड करने के लिए आगे आए थे चांग काई शेक। लेकिन चांग काई शेक के बारे में ये बात कही जाती है कि वो सेम प्रिंसिपल्स के साथ देश को लीड नहीं कर सके जो कि इसके द्वारा रखे गए थे, sun yat-sen के द्वारा रखे गए थे। अब हम बात करते हैं डॉक्टर sun yat-sen के ऐसे 3 प्रिंसिपल उन्होंने 1911 के बाद कौन से रखे, जिसके कारण sun yat-sen जो रिवोल्यूशन हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल उन्होंने रखे उनको आगे अपने देश के साथ वो लीड करवा रहे थे। तो फर्स्ट था नेशनलिज्म, सेकेंड डेमोक्रेसी एंड थर्ड इज सोशलिज्म। फर्स्ट नेशनलिज्म देखते हैं कि नेशनलिज्म में उन्होंने क्या अपने प्रिंसिपल्स दिए। फर्स्ट, दिस मीन्स ओवरथ्रोइंग द मांचूज बिकॉज वॉज कंसिडर्ड एज ए फॉरेन डायनेस्टी। जो मांचू राजवंश वहां पर कह सकते हैं रूल कर रहा था, तो नेशनलिज्म में उन्होंने कहा कि अपनी राष्ट्रीयता को अपनाओ। राष्ट्रीयता को अपनाने का मतलब क्या है कि हम अपनी राष्ट्र में ही जो हमारे लोग हैं उन्हीं को ये पावर मिलनी चाहिए, ये राइट मिलना चाहिए कि वो अपने देश को लीड कर सके। और जब बात आती है नेशनलिज्म की, तो जो वहां पर रूलिंग कर रहा था मांचू राजवंश, इसको क्या मानते थे सभी वहां पर, इसको फॉरेन डायनेस्टी मानते थे, एक विदेशी कह सकते हैं कि राजवंश मानते थे। तो यही कारण है कि सबसे पहला जो प्रिंसिपल, सबसे पहला जो सिद्धांत sun yat-sen के द्वारा बताया गया वो कौन सा था, नेशनलिज्म। एंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन आवर चैप्टर कि sun yat-sen के 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। सेकंड की बात करेंगे हम डेमोक्रेसी। अब sun yat-sen इस रिवोल्यूशन के द्वारा अपने देश में क्या स्टैब्लिश करना चाहते थे, वो स्टैब्लिश करना चाहते थे डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, ताकि सभी लोगों को इक्वल राइट मिले, सभी लोग एक समान हो। टू एस्टैब्लिश ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द कंट्री, एक ऐसी सरकार हो जो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चले, लोगों के लिए काम करे, देश के लिए काम करे। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या था sun yat-sen का, डेमोक्रेसी का। एंड थर्ड देखते हैं सोशलिज्म, टू रेगुलेट कैपिटल एंड इक्वलाइजेशन द लैंड होल्डिंग। इसमें क्या किया गया कि जो सामाजिकता थी, समाजवाद था, उसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा प्रिंसिपल sun yat-sen के द्वारा दिया जा रहा है। क्या करने के लिए कि जो पूंजी है, जो कह सकते हैं निवेश होता है, जो पूंजी है वो सभी लोगों के पास इक्वल हो, कोई भी ज्यादा गरीब ना हो, कोई भी ज्यादा अमीर ना हो। साथ में जो लैंड होल्डिंग है, यानी कि जो भूमि का बंटवारा है, किस प्रकार से किन्हीं लोगों के पास ज्यादा जमीनें हैं, किनके पास कम जमीनें हैं, तो इसका भी सोशलिज्म यानी कि समाजवाद के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को रखा गया। तो ये 3 प्रिंसिपल हम देखते हैं, फर्स्ट नेशनलिज्म, सेकंड डेमोक्रेसी एंड थर्ड इज सोशलिज्म। ये 3 प्रिंसिपल sun yat-sen के द्वारा 1911 की जो रेवोल्यूशन थी चाइना में, उसके बाद रखे गए। इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर काम करते हुए sun yat-sen ने अपनी कंट्री को लीड किया था। अब बात करते हैं इसमें आगे कि क्या कारण थे कि चाइनीज रेवोल्यूशन हुई 1911 में। कोई ना कोई रीजन होता है जब कहीं ना कहीं क्रांति कह सकते होती है। अगर इसको हम अपने इंडिया के साथ कनेक्ट करें तो हमारा 1857 का जो रिवोल्ट था उसके भी बहुत सारे मेन कारण थे। तो कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, कोई ना कोई रीजन जरूर होता है कि जब किसी भी देश में राजनीतिक अस्थिरता स्थापित हो जाती है, लोगों के पास बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए उनके पास कह सकते हैं कि बेसिक
जो चीजें होती है वो प्रोवाइड उनको नहीं हो पाती हैं, तो लोगों में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उन लोगों को ये रास्ता अपनाना पड़ता है। तो जो रिलेशन के दो मेन कारण के ऊपर डिस्कस करें, फर्स्ट तो मांचू जो गवर्नमेंट थी वो अनपॉपुलर थी, यानी लोगों के बीच में कोई अच्छा काम नहीं कर रही थी। लोग उस कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे, किसी प्रकार से भी उनका किसी भी तरह का कोई भी मेन जो था इतना अच्छा काम नहीं था कि लोगों के बीच में वो पॉपुलर रह सके। सेकंड देखते हैं, द रेल पॉलिसी ऑफ द मांचू गवर्नमेंट बिकेम द मेन कॉजेज ऑफ 1911। अब उन्होंने रेल पॉलिसी ऐसी अपनाई, रेल पॉलिसी जो रेलवे के एक्सपेंशन की जो नीति थी उसके कारण भी उसी को मेन रीजन माना जाता है 1911 की क्रांति का। उसके बाद देखते हैं इसमें कि टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन। अब इसके क्या प्रभाव पड़े, इसके क्या रिजल्ट भी तो निकलेंगे। किसी चीज की जब रिवोल्यूशन होती है तो एक तो उसके मेन होते हैं उसमें कारण, दूसरे होते हैं उसके रिजल्ट कि कोई ना कोई तो उसका परिणाम जरूर निकलता है। तो इसमें फर्स्ट था वही जो हम रीड कर चुके हैं इसमें कि मांचू डायनेस्टी का एंड हो गया। मांचू जो राजवंश था वो यहाँ से हट गया, खत्म हो गया। पूरी की पूरी कंट्री की बागडोर किसके हाथ में आ गई, रिपब्लिक पार्टी के लिए जो काम कर रहे थे कौन थे, डॉक्टर सन्यासी। सेकेंड, चाइनीज गोट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मेन अचीवमेंट था इस क्रांति का कि चाइना को एक नया संविधान प्राप्त हुआ, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्राप्त हुआ। तो ये चीजें हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो चाइना है इतना ज्यादा उनके अंदर ही इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आरंभ हो गए थे उनकी कंट्री में कि जापान ने जिस प्रकार से अपना डेवलपमेंट किया उस प्रकार से जो चाइना था वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सका। क्योंकि जब अगर हम देखें कि इतने सालों तक मांचू डायनेस्टी ने वहां पर रूलिंग की थी तो इतने सालों के अंदर अगर उनको डेवलपमेंट की जो सिचुएशन थी वो क्रिएट नहीं हो पाए और उनको हटाने के लिए वहां पर 1911 में जब रेवोल्यूशन होती है और उसके बाद उसको हटाया जाता है तो डॉक्टर सन्यात सेन ने एक कह सकते हैं एक बहुत अच्छे ग्रेट लीडर के रूप में अपने देश को लीड करने की कोशिश की। लेकिन उनके डेथ के बाद उनके प्रिंसिपल के साथ जो लीडर आए चांग काई शेक वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाए थे। इतना ज्यादा कह सकते हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट चाइना का नहीं कर पाए हैं। फिर भी आज कह सकते हैं कि एक ऐसी पावर के रूप में चाइना स्टैब्लिश है। साथ में जो जापान है दोनों ही बहुत ही कह सकते हैं कि मॉडर्न कंट्री है, आधुनिक देश की श्रेणी में उनको रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप जापान और चाइना का जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दोनों वीडियोस में बताया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे और जो चैप्टर है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।